पहली सुर्खी है चुनावी राज्यों से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की है। अनिल विज ने कहा है कि मैं हरियाणा में पार्टी का सबसे सीनियर विधायक हूं, आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करूंगा। मैं जहां गया हूं मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में लोकप्रिय नेता हैं, वे राज्य में पार्टी का चेहरा हैं और उनके ही नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। अनिल विज कह रहे हैं मैं भी कैंडिडेट हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। ये तो हरियाणा की बात हुई। जम्मू कश्मीर में भी 16 सितंबर को तमाम चुनावी इवेंट्स रहे। पहले फेज का मतदान यहां 18 सितंबर को होना है। इस फेज की सीटों पर प्रचार का 16 तारीख को आखिरी दिन था। गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के लिए किश्तवाड़ पहुंचे। आरोप लगाया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी तो ये लोग आतंकवादियों को छोड़ देंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं अब जल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अब जल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा। दूसरी तरफ पीडीपी नेता और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया और अब चुनाव आने पर घबराए हुए हैं। देखिए, वो अभी परेशान हैं, 2 जगहों से लड़ रहे हैं। आप बेचारे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, इसलिए जो वो कहते हैं आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? वो बहुत नर्वस हैं जीतने के बारे में, उनको आराम से अपना कैंपेन करने दीजिए। उमर अब्दुल्ला की बात हो रही है तो आपको बता दें कि लल्लन टॉप इस समय चुनावी यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ है और यहां हमने जमघट में बात की है उमर अब्दुल्ला से। पूरा इंटरव्यू लल्लन टॉप पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अगली सुर्खी में बात कोलकाता रेप मर्डर केस में हो रहे डेवलपमेंट्स की। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑफिसर का नाम है अभिजीत मंडल। 14 सितंबर को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल ने आरोपी संजय रॉय को बचाने की कोशिश की और पीड़ित डॉक्टर का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवा दिया। इंडिया टुडे के रिपोर्टर मुनीश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अभिजीत मंडल पर कई और आरोप भी लगाए हैं। मसलन 9 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे अभिजीत मंडल को घटना की जानकारी मिली। ताला पुलिस स्टेशन का प्रभारी होने के बावजूद अभिजीत घटना स्थल पर तुरंत नहीं पहुंचे, जबकि ताला पुलिस स्टेशन और आरजी कर अस्पताल की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक मंडल क्राइम सीन को सुरक्षित रखने और उसकी सुरक्षा के लिए घेराबंदी करने में विफल रहे, जिससे अनधिकृत लोगों को मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्यों को नुकसान करने का मौका मिला। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के कपड़ों और सामान को जब्त करने में 2 दिनों की अनावश्यक देरी के लिए भी मंडल को ही जिम्मेदार ठहराया है। नए आरोपों की जद में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी आए हैं। आपको याद होगा कि सीबीआई ने संदीप घोष का लेयर्ड वॉइस एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया था। अब ये बात सामने आई है कि संदीप घोष के जो जवाब थे इन टेस्ट में वो थोड़े से भ्रामक पाए गए हैं। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर अरविंद ओझा की एक रिपोर्ट में सीबीआई के रिमांड नोट की जानकारियां छपी हैं, जो ये कहती हैं कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांच करने वाले लोगों को कुछ अहम मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। अब बात उन डॉक्टर्स की करते हैं जो कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस की वारदात के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 16 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के बीच बातचीत हुई। ये ममता सरकार की तरफ से डॉक्टरों को बातचीत के लिए भेजा गया 5वां बुलावा था, 5वां निमंत्रण। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को 14 सितंबर की शाम 6 बजे बातचीत के लिए अपने आवास बुलाया था। डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल उनके आवास पहुंचा भी था, लेकिन मीटिंग नहीं हो सकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों और सीएम ममता बनर्जी की मीटिंग लाइव स्ट्रीमिंग की शर्त के कारण नहीं हो पाई। जूनियर डॉक्टरों ने मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की
मांग की थी। वहीं मुख्यमंत्री का ये कहना था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण लाइव स्ट्रीमिंग की मंजूरी नहीं दी जा सकती। अब ये बात कही जा रही है चूंकि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती, इसलिए मीटिंग के मिनट्स तैयार किए जाएं और मीटिंग के बाद इस पर दोनों पक्षों के दस्तखत लिए जाएं। दोनों की सहमति के बाद इसे फाइनल किया जाएगा। अगली सुर्खी सरकार के कामकाज से जुड़ी हुई है। सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच संसद की स्टैंडिंग कमेटी के स्वरूप को लेकर के बातचीत पूरी हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस को लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1 कमेटी की अध्यक्षता मिल सकती है। लोकसभा में कांग्रेस को विदेश मामले, कृषि और ग्रामीण विकास की स्टैंडिंग कमेटी और राज्यसभा में शिक्षा पर कमेटी की अध्यक्षता मिलने की खबर है। पिछली लोकसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 कमेटी की अध्यक्षता थी, इस बार ये संख्या 4 तक पहुंच गई है। हालांकि कांग्रेस ने 5 कमेटियों की अध्यक्षता मांगी थी। ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? किसी मुद्दे पर विमर्श के लिए संसद में आमतौर पर 2 तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं, एक स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी और तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जैसा नाम से स्पष्ट है, स्थायी समिति होती है, इसका गठन जो एनुअल बेसिस पे किया जाता है। वित्त जैसे अहम मामलों पर स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। जो एडहॉक कमेटी है वो अस्थायी होती है, इसका गठन किसी विशेष मुद्दे के लिए किया जाता है और जब उस मुद्दे पर बातचीत विमर्श पूरा हो जाता है तो उसे भंग कर दिया जाता है। सरकारी कामकाज से जुड़ी कुछ खबरें और आई। केंद्र की एनडीए 3 सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भाजपा ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि आगे सरकार के एजेंडा में क्या क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार इस कार्यकाल में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन पर विधेयक लाएगी। ये भाजपा के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में भी अहम था, आपको याद होगा उसमें जिक्र था। पिछले कार्यकाल में सरकार ने इस पर विचार के लिए कमेटी भी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। ये कमेटी इस साल मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप चुकी है। रिपोर्ट में साल 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और लोकल लेवल चुनाव के लिए एक वोटर एक लिस्ट रखने की बात भी सामने आई है। आने वाले समय में सरकार के एजेंडे को लेकर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी आई है कि जनगणना में इस बार जाति का कॉलम भी जोड़ा जा सकता है। ऐसा होता है तो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा क्योंकि आप जानते ही हैं कि विपक्ष खासतौर से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं। अब विदा लेने से पहले एक मुनादी, एक सूचना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमलों पर लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्री निशाचर रिलीज हो चुकी है। हमारे साथी रूहानी और विपिन ने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं। भाई स्लो चला, भाई स्लो स्लो कर भाई, रोकना रोको पहले रोको। एक बैठा है, इसको 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। हो गया भाई, हो गया। एक और बैठा। भाई इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है।